अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 17 अप्रैल 2021 और गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में कोरोना की जो नई इन्फेक्शंस हुई हैं वो है 4,976 यानी 4,976। और गुज़िश्ता 24 ही घंटों में बदकिस्मती से 112 यानी 112 जो लोग हैं वो अपनी जान से गए हैं कोरोना के हाथों। दोस्तों, अगरचे इस वीडियो का मौजू तो वो लोग जिनको जहनी बीमारी होती है, जिनको कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है और उसके लिए डॉक्टर्स उनको प्रेस्क्राइब करते हैं कुछ मखसूस किस्म की दवाइयां जिनको हम कहते हैं एंटी साइकोटिक्स। उन एंटी साइकोटिक्स की वजह से कोरोना के मरीजों को कितनी हिफाजत मिलती है, ये वीडियो तो बुनियादी तौर पे उनके बारे में है, लेकिन एक दो ऐसी चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहता हूं जो अभी लेटेस्ट अपडेट के ज़ुमरे में आती हैं। उनमें से एक तो ये है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो इंडिया है वहां पे वही काम हुआ है जो पाकिस्तान ने आज से 1 से 2 माह पहले किया था। वो क्या काम हुआ है कि इंडिया ने अब तंग आके, क्योंकि वहां पे जो वैक्सीनेशंस हैं या वैक्सीन्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही जितनी लगनी चाहिए, और उनके मुल्क में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो इन्फेक्शंस का रेट है वो बहुत हाई है। तो इस चीज़ से तंग आके हुकूमत ने जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको इजाज़त दे दी है कि वो तमाम वैक्सीन्स जो उनके मुल्क में इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए कबूल कर ली गई हैं, तो उनको जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ला सकती हैं कहीं से भी। यानी कहीं से भी मुराद जाहिर है कि उन्हीं कंपनी से लाएंगी कि जिन्होंने ये वैक्सीन्स बनाई हैं। लेकिन फिर उनको फ़ायदा क्या होगा प्राइवेट कंपनीज को? तो हुकूमत जो है इंडिया की, उसने इजाज़त दी है कि वो अपने हिसाब से जो प्राइस है, जो कीमत है वैक्सीन की, वो मुकर्रर कर सकती हैं। उससे हुकूमत को ये फ़ायदा होगा कि एक ख़ास क्लास जो होती है किसी भी मुल्क में, कि जिसके लिए पैसे का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, तो शायद उनको जब वैक्सीन लग जाएगी तो मुल्क में लगने वाली जो तादाद है वैक्सीनेटेड लोगों की वो बढ़ जाएगी। पाकिस्तान ने यही फैसला किया था आज से 1 से 2 माह पहले कि पाकिस्तान ने भी इजाज़त दी, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए कबूल की गई हैं जो वैक्सीन, उनमें शामिल है चाइना की वैक्सीन साइनोफार्म, उसमें शामिल है चाइना की वैक्सीन कैनसाइनो, उसमें शामिल है चाइना की वैक्सीन जो कोरोना वैक साइनोवैक कंपनी की, उसमें शामिल है जो बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका, उसमें शामिल है रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। तो हुआ ये कि जब पाकिस्तान की हुकूमत ने इजाज़त दी पाकिस्तान में कुछ कंपनीज को ताकि वो बाहर से जो वैक्सीन्स हैं उनको इंपोर्ट करें, और इनको इंपोर्ट करने के बाद वो पाकिस्तान में लाके फ़रोख्त कर सकते हैं। इब्तदाई तौर पे इजाज़त ये थी कि वो किसी भी कीमत पे फ़रोख्त कर सकते हैं। तो इस तरह फिर एजीपी एक पाकिस्तान की बड़ी मशहूर कंपनी है, अली गौहर फार्मास्यूटिकल, जो कि जिसके ऊपर मैं शुरू से बड़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ तकरीबन 8 से 10 महीने पहले, कि वो शुरू से ही इंटरेस्टेड थे कि जब ये वैक्सीन लॉन्च होंगी तो वो पाकिस्तान में इसको इंपोर्ट करना चाहते थे। तो खैर उन्होंने पाकिस्तान में इंपोर्ट की स्पुतनिक वी, लेकिन जब पाकिस्तान में इंपोर्ट वैक्सीन हो रही थी, फाइनल स्टेजेस में थी, तो फिर हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ा और गवर्नमेंट ने इनकी जो प्राइस है जो वैक्सीन की प्राइवेटली, उसको फिक्स किया। जो स्पुतनिक वी होता है दोस्तों, वो 2 डोजेस की वैक्सीन है कि उसमें 2 शॉट्स लगते हैं, एडिनो वायरस 26 और एडिनो वायरस 5 वेक्टर वाली पहली और दूसरी डोज है। तो हुकूमत ने उसकी प्राइस रखी 8,449 दोनों डोजेस की। और जो कैनसाइनो की वैक्सीन है, क्योंकि वो एक सिंगल शॉट वैक्सीन है और जाहिर है कि प्राइवेट कंपनीज का ये प्लान था कि वो इस वैक्सीन को भी इंपोर्ट करेंगे, तो इसकी कीमत रखी गई 4,225, यानी क्योंकि सिंगल शॉट है तो ये लोगों को वैसे भी सस्ती ही पड़नी थी। खैर फिर वक्त गुजरा और एजीपी ने तकरीबन पाकिस्तान में लाखों जो हैं ये वैक्सीन जो हैं ये इंपोर्ट करना शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पे 50,000 की गई और इनका 1 मिलियन यानी 10 लाख का भी सारा वो प्रोसेस चल रहा था, और ये लगना भी शुरू हो गई। और इसकी जो कीमत है, क्योंकि दरमियान में हुकूमत और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके दरमियान काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका ये कहना था कि क्योंकि जो मुल्क लाते हैं वैक्सीन बाहर से इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन की इजाज़त देने के बाद, तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में लाते हैं, तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज उनको कम प्राइसेस पे दे देती हैं। लेकिन क्योंकि जो प्राइवेट ग्रुप लाएंगे या प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाएंगी तो वो कम तादाद में लाएंगी, अपनी हैसियत के हिसाब से लाएंगी, तो उनकी प्राइस उनको ज़्यादा पड़ती है। तो उनकी निगोशिएशन गवर्नमेंट से चल रही थी जिसका कोई फैसला नहीं हो रहा था। तो सिंध हाई कोर्ट है उसने इस केस को टेकअप किया
और आखिरकार फैसला ये किया कि एक ऐसी कीमत मुकर्रर की जाए जो दोनों पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो, यानी जो रशिया की वैक्सीन है उसकी कीमत 12,250 के करीब जो है वो फिक्स की गई 2 डोजेज के लिए, जो आपको पे करनी पड़ती थी शुरू में ही, और उसके बाद फिर आपको दोनों डोजेज लगाने के पाबंद थे ये प्राइवेट इदारे। जैसे कि लाहौर में 3-4 मेजर हॉस्पिटल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है, और इसके अलावा यहाँ पे एक लैब है, चुगताई लैब है, तो और भी इस तरह के कुछ और इदारे हैं। लेकिन ये ज्यादा प्रोमिनेंट, ज्यादा नुमाया इदारे थे कि जिन्होंने प्राइवेट वैक्सीनेशन का आगाज किया, कि जिसके बाद लोगों को प्राइवेट जो वैक्सीन है वो लगना शुरू हो गई। जो मेरी बात होती थी उस वक्त तक, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मालूम है इस वक्त लाहौर में पिछले 3 दिन से कोई नेट कनेक्टिविटी नहीं है, सारे मोबाइल के जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो ब्लॉक हैं, वो बंद हैं, सिक्योरिटी रीजंस हैं इस वक्त मुल्क के हालात की वजह से, कोई जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वरना इससे पहले जो लोगों से मेरी बात होती रही है, लोग बहुत खुश थे। वो उनको ये था कि अगर हम पूरा साल लाखों करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं मुख्तलिफ लॉकडाउन की वजह से, हमारे बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे, तो हमारे लिए जो एक फैमिली मेंबर को अगर 12-12.5 हज़ार में एक वैक्सीन लग जाती है दोनों डोजेस, तो उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फिर गुज़िश्ता दिनों गवर्नमेंट के और इन प्राइवेट कंपनीज के फिर आपस में इख्तलाफात पैदा हुए कीमतों पे, और उसके बाद से फिलहाल ये प्रोसेस पाकिस्तान में स्लो हुआ है। ये पूरा जो पस मंजर बयान करने का मकसद क्या था कि वो फैसला जो पाकिस्तान में किया गया, वो फैसला जिसको अब इंडिया की हुकूमत भी फॉलो कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से उस फैसले पे अमल पैरा नहीं रहा गया। मेरे जैसे लोगों ने भी शुरू में इस चीज़ को काफ़ी एक तनकीदी नज़र से देखा था, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो गवर्नमेंट हैं, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स की तरह हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, क्योंकि ये एक पेंडेमिक है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसमें पूरी कौम पूरी दुनिया की तरह मुब्तला हो सकती है या उस खौफ में है। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो जितना जल्दी हो लोगों के लिए ये वैक्सीन मंगवाए और फ्री में सबको लगाएं, क्योंकि इससे पूरा मुल्क जो है वो इस हिसाब से निकलेगा। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया तो हमें पता चला कि हुकूमत जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सके, या शायद उनकी तरजीहात में भी ये शामिल नहीं था। तो जिसकी वजह से फिर मैं भी एज ए डॉक्टर, एज अ पाकिस्तानी ये कन्विंस हो गया कि हमें प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनको लाजमी इजाज़त होनी चाहिए, ताकि एक ख़ास मखसूस परसेंटेज लोगों की जो अफोर्ड कर सकती है, और बाद में शायद कैंसर जैसी वैक्सीन को वो गरीबों के लिए भी लगवा सकते हैं। खैरात का आपको पता है कि रमज़ान का महीना है, तो पाकिस्तानी तो बड़े मशहूर हैं पूरी दुनिया में कि चैरिटी के लिए, तो ये लोगों को फिर लगवाएंगे। तो मैं भी इस चीज़ का कायल हो गया था कि प्राइवेट कंपनीज को लानी चाहिए और किसी तरह से ये काम तो शुरू हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। लेकिन जब पाकिस्तान में ये मामला खटाई में पड़ चुका है, तो दोस्तों अब आप देखें कि दुनिया इस चीज को फॉलो कर रही है। खासतौर पे मैं इंडिया की एग्जांपल दूंगा, क्योंकि वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से चीन के बाद। तो इस चीज को देखते हुए हमें या हमारी हुकूमत को जरूर इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए, प्राइवेट कंपनीज को फैसिलिटेट करना चाहिए। और अगर आप ये समझते हैं कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं पैसा कमाए बगैर ऐसा करेंगी, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी प्राइवेट लोग होते हैं वो इस तरह के मौके की तलाश में होते हैं कि जब कोई बीमारी आए या रमज़ान में जैसे चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है या किसी भी इस तरह, तो वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा मजीद कमाने के लिए। तो ये पाकिस्तान में एक अमूमी रवैया, आप इसको नहीं रोक सकते, इसमें सब लोग ही शामिल होते हैं। तो एक तो ये चीज़ मैं आपसे अपडेट शेयर करना चाहता था। दूसरी अपडेट मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता था कि दुनिया में बड़ी बहस चल रही है, इंटेंस बहस चल रही है बड़ी ज़्यादा शिद्दत के साथ, कि वैक्सीन पासपोर्ट की, कि बहुत सारे जो ममालिक हैं वहाँ पे जो वैक्सीन पासपोर्ट हैं उसके लिए डिमांड की जा रही है, ताकि लोगों को जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो उन लोगों से जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और वो वायरस को कैरी कर सकते हैं उनसे महफूज रह सके। थोड़ा सा एक इंसानों को एक प्रॉब्लम होता है कि जैसे कोई भी चीज़ होती है उसका जो मैस जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा वो किसी भी तब्दीली को रेजिस्ट करती है, इसको इनर्शिया कहते हैं फिजिक्स में। इसी तरह इंसानों के अंदर जब भी कोई एक नई तब्दीली आती है तो इंसान फितरतन उसको रेजिस्ट करता है, उसकी मज़ाहमत करता है। इसी को इनर्शिया कहते हैं कि कोई भी नई चीज़ आएगी तो उसके खिलाफ एक मज़ाहमत होती है, और यही हो रहा है पूरी दुनिया में कि वैक्सीन पासपोर्ट के लेके लोग काफ़ी ज़्यादा मज़ाहमत कर रहे हैं। हालांकि बहुत इदारों में दुनिया में हमेशा होता आया है कि जब आप उन इदारों में जाते हैं, ख़ासतौर पर हेल्थ के जो इदारे हैं या जैसे अमेरिका जैसे मुल्कों में आपकी इमिग्रेशन होती है, तो कोई
30 से 32 के करीब ऐसी वैक्सीन हैं जो आपको लगवाना जरूरी होता है जिन बीमारियों के खिलाफ। आप टीबी के खिलाफ आपकी अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं है तो आप नहीं उन ममालिक में दाखिल हो सकते। और हम सब लोग जानते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है वो गल्फ कंट्रीज में काम करती है, उनको पता है इस बात का कि अगर उनको सिफिलिस है, अगर उनको टीबी है और भी बहुत सारे HIV अगर उनको पॉजिटिव है, या उनको लिवर का प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस है, A है, B है, C है या E है, तो वो इन ममालिक में नहीं जा सकते। ये ऑलरेडी होता है, लेकिन क्योंकि वैक्सीन पासपोर्ट एक नया कॉन्सेप्ट है तो जिसकी वजह से इंसानों में काफी रेजिस्टेंस है। लेकिन एक मुल्क जैसे इजराइल जो है, क्योंकि वो अपनी तकरीबन 60 के करीब आबादी को मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेट कर चुका है, लॉकडाउन वहां पे खुले हैं, सोशल लाइफ की तरफ वो वापस आ चुके हैं, बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह लाइफ होती है। वहां पे अगर आप मार्केट में जाएंगे तो कोई आपसे यानी कि कोई वहां पे ग्रीन पासपोर्ट है लोगों को दिया हुआ है, उनके मोबाइल्स पे भी है, आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो मार्केट में अगर आप ग्रोसरी स्टोर पे गए तो कोई आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप किसी जिम के मेंबर थे और वहां पे लॉकडाउन से पहले आप उनके मेंबर थे, फिर लॉकडाउन हो गया और दोबारा खुला है, तो वो आपसे डिमांड करेंगे कि आप दिखाएं कि आप वैक्सीनेटेड हैं, तो आपको इजाजत मिलेगी जिम के अंदर जाने की। इसी तरह वहां पे होटल्स में बाहर बैठ के आप खाना खाएं, कोई आपसे कोई पासपोर्ट नहीं मांगेगा, कोई आपसे ग्रीन पासपोर्ट का नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपने होटल के अंदर बैठ के खाना है तो वो आपसे कहेंगे कि आप पहले दिखाएं कि आप वैक्सीनेटेड हैं। तो ये जो एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको हमने समझना है और उसके साथ साथ फिर हमने इस कॉन्सेप्ट को कबूल भी करना है। और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वजह है कि अगर एक शख्स ने पूरा साल लॉकडाउन में गुजारा है, फिर वैक्सीन आई हैं, उसने वैक्सीन अपने आप को लगवाई है और अपने आप को महफूज किया है, लेकिन अगर एक दिन वो एक डाइनिंग हॉल में बैठा है और उसके साथ उधर ही वहां पे अगले टेबल पे एक ऐसी फैमिली बैठी है जिन्होंने बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं करवाई, और खुदा ना खास्ता जिस तरह अभी पाकिस्तान में कंफर्म हो चुका है कि कराची में 900 से ज्यादा जो साउथ अफ्रीका और ब्राजील की स्ट्रेन के केसेस आउट ऑफ 3500, यानी सिर्फ 3500 लोगों का जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो 934 लोग थे जिनके अंदर ये ब्राजील और साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन थी, 944 वो थे जिनके अंदर बर्तानिया की स्ट्रेन थी, और 1623 वो लोग थे जिनके अंदर पुरानी स्ट्रेन थी। तो अगर बदकिस्मती से उस फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन है और ब्राजील की स्ट्रेन है जिसको P.1 कहते हैं, तो हम लोगों को अभी तक साइंस के नॉलेज से पता है कि ये जो दो स्ट्रेन हैं इनके खिलाफ हमारी मुदाफती निज़ाम, पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज, पहले से लगी हुई वैक्सीन इतनी ज्यादा काम नहीं करती हैं। तो वो शख्स जिसने पूरा साल लॉकडाउन में रहा, वो शख्स जिसने अपनी फैमिली को प्रेफरेंस दी और वैक्सीनेट करवाया, तो एक दिन अगर वो किसी ऐसे वायरस का शिकार हो जाता है कि जो किसी ऐसे शख्स की वजह से है जिसने वैक्सीनेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो इस अमल को रोकना भी एक जरूरी काम है। इसलिए दोस्तों इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें, इसकी अहमियत को समझें और उसके मुताबिक आप और आपकी फैमिली को ये फैसला करना चाहिए। आज के टॉपिक मेन की तरफ मैं वापस आता हूँ। बहुत सारे लोग जिनको जहनी किस्म की कोई बीमारियां होती हैं और मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, और जिसमें साइकोसिस है, जिसमें शिजोफ्रीनिया है। शिजोफ्रीनिया क्या होता है कि बाज़ लोग होते हैं जो समाजी रवैयों से हट जाते हैं, उनके अंदर नेगेटिव समाजी रवैये आ जाते हैं, जैसे लोगों से वो घुलना मिलना बंद कर देते हैं, वो अपना ख्याल नहीं रखते, कपड़े प्रॉपर नहीं पहनते, अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते। ये नेगेटिव सिम्टम है। और कुछ उनमें आती है पॉजिटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम क्या होती हैं? उसको हम साइकोसिस कहते हैं। जैसे डिल्यूजन्स होता है। डिल्यूजन्स होता है कि वो ये सोचते हैं कि उनके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है, हुकूमत उनको मारना चाहती है, फलां उनका रिश्तेदार उनको जहर देना चाहता है। तो ये डिल्यूजनल साइकोसिस है। बाज़ औक़ात वो हेलुसिनेशंस होती हैं कि उनके कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं कि उनको कोई कुछ कह रहा है। तो आप अक्सर देखते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी फैमिली में कोई शख्स अपनी फैमिली मेंबर्स को जान से मार देता है, उससे जब पूछा जाता है तो वो ये कहता है कि मुझे कोई आवाज़ें आती थी कि ऐसा कर दो। तो उसे कहते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। एक होता है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन क्या होता है? वो ये होती है कि आपको नज़र कुछ, आपके सामने कोई और चीज़ है लेकिन आप उसको समझते कुछ हो रहे हैं कि ये कुछ और चीज़ है। तो ये सारी साइकोसिस के हिस्से होते हैं। और आखिर में इल्यूजन्स होते हैं। इल्यूजन्स है कि अगर आपके सामने कपड़ा लहरा रहा है लेकिन आप समझते हैं कि ये कोई जिन खड़ा है, कोई भूत खड़ा है, तो ये इल्यूजन्स इसको कहते हैं। तो वो शख्स जो साइकोसिस में है, जिनको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सिम्टम्स हैं, इसे हम स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं और शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। ये अक्सर आपको सड़कों पे नजर आते हैं कुछ लोग ऐसे कि जिनको दवाई नहीं मिल रही होती, तो वो फिर आपको अक्सर, जिनको आम जुबान में हम मलंग भी कह देते हैं, शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स जो हैं, अब ये एंटीसाइकोटिक्स इनको ट्रीटमेंट दी जाती हैं। इनको टीके भी लगते हैं, लॉन्ग एक्टिंग एंटीसाइकोटिक इसको हम कहते हैं। और बाज़ औक़ात दवाइयों पे भी होते हैं, जैसे फ्लोक्सामीन है, एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे भी हम देते हैं, या फिर एरिपिप्राजोल है। ये बहुत सारी एंटीसाइकोटिक्स दवाइयाँ होती हैं। अब पिछले दिनों एक कमाल की स्टडी आई है। उस स्टडी ने ये बताया है, उसमें कोई 500 के करीब लोग थे, 498, और उनका मुकाबला किया 5 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ जिनको
साइकोसिस नहीं थी। तो पता ये चला कि वो लोग जिनको साइकोसिस होती है, जो एंटी साइकोटिक्स दवाइयों पे होते हैं, खासतौर पे जो दवाइयों पे होते हैं, तो उनके अंदर जो कोविड है, एक तो उसके चांसेस कम होते हैं कि बाकी लोगों की निस्बत कम उनके चांसेस होंगे उनको कोविड हो। दूसरा, अगर उनको कोविड हो भी जाए तो इस बात के चांसेस कम होंगे कि उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस आए कोविड की। ये बड़ी कमाल की बात है कि अगर किसी और को होता तो वो ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेशंस आती। अच्छा, चाहे ये इन मरीजों को रिस्क फैक्टर ही क्यों ना हो, यानी एक पेशेंट है जो एंटी साइकोटिक्स ले रहा है, उसको रिस्क फैक्टर हम क्या कहते हैं दोस्तों, मैं पहले भी बड़ी दफा एक्सप्लेन कर सकता हूं। मर्द होना, उम्र ज्यादा होना, शुगर का मरीज होना, ब्लड प्रेशर का मरीज होना, गुर्दों के मरीज होने, सांस की दायमी जो मर्ज होते हैं उसका होना, किसी के फेफड़ों की ज्यादा खराबी का हो जाना, सीआरपी का ज्यादा हो जाना, गुर्दों में यूरिया क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, ये सारी वो चीजें होती हैं जो आपके रिस्क को बढ़ा देती हैं कि अब आप में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएंगी, आप आईसीयू में खुदा न खास्ता ज्यादा जाएंगे, वेंटिलेटर पे ज्यादा जाएंगे, आपकी डेथ होने के चांसेस ज्यादा हैं, जान जाने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन इन मरीजों में देखा गया जो एंटी साइकोटिक्स पे थे, चाहे उनको रिस्क फैक्टर भी थे, लेकिन इसके बावजूद इनको कॉम्प्लिकेशन कम आई, ये आईसीयूज में कम गए, इनमें अमवात कम हुई। तो ये जो थी फाइंडिंग्स, ये साइंटिस्ट के लिए बड़ी हैरान कुन थी। जब उन्होंने इसका तज्जिया किया तो उनको पता चला कि जो एंटी साइकोटिक्स होती हैं, ये ना सिर्फ ये कि जो आपका हमारा साइटोकाइन स्टॉर्म, वो एक चीज होती है जो अक्सर हम जिक्र करते रहते हैं कि जब वायरस सबसे पहले हमें जाके इन्फेक्शन देता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मार भगाने की कोशिश करता है। इसीलिए आपने देखा है कि यंग लोग कम ही होता है कि वो आईसीयूज में जाएं, ठीक है, और क्योंकि उनका जो मुदाफियती निज़ाम होता है वो क्योंकि बड़ा स्ट्रांग होता है, तो वो इस वायरस को मार भगाएगा। यही वो वजह है कि मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूं उन डॉक्टर्स के जो उन लोगों को जिनका मुदाफियती निज़ाम ठीक होता है, जो यंग होते हैं, उनको भी इब्तदाई मरहले पे वो स्टीरॉयड पे डाल देते हैं। क्योंकि इस तरह से वो क्या करते हैं कि स्टीरॉयड पे डाल के उनके इम्यून सिस्टम को तो रोक देते हैं और वायरस को खुली छुट्टी होती है। और यही वजह होती है कि स्टीरॉयड क्या करते हैं, आपका बुखार ठीक हो जाएगा, आपको अलामात ठीक हो जाएंगी, लेकिन एक हफ्ते के बाद आपकी हालत खराब होगी और आप खुदा न खास्ता आईसीयू में चले जाएंगे। तो अब ये जो बेसिकली क्या है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको मारता है, लेकिन वो लोग जिनकी उम्र ज्यादा हो, जो शुगर के मरीज हों, जिनके अंदर रिस्क फैक्टर हो, तो उनका इम्यून सिस्टम ये काम नहीं कर पाता। तो उस जब नहीं कर पाता तो फिर वो जो इम्यून सिस्टम बनाता है कुछ प्रोटीन, जिसको हम मैसेजेस भी कहते हैं, जिसको पैगामात आपस में कहते हैं, और उनका नाम है साइटोकाइंस। मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इंटरल्यूकिन 6 होता है, इंटरल्यूकिन 1 होता है, इंटरल्यूकिन 10 होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा होता है। तो वो जो सारे साइटोकाइंस होते हैं वो अपने ही मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे और खास तौर पे फेफड़ों के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, इसे कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। अब क्या होता है कि ये जो एंटी साइकोटिक्स होती हैं ये इन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करती हैं, उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि एक तरीके से उनको दबाती हैं ताकि वो साइटोकाइन स्टॉर्म ना आ पाए और इन मरीजों में कॉम्प्लिकेशन ना हो। और दूसरा, इनके अंदर ये देखी गई ये सलाहियत एंटी साइकोटिक्स दवाइयों के अंदर कि ये एंटीवायरल के तौर पे भी काम करते हैं, यानी जो वायरस है वो हमारे सेल्स के अंदर जाके तकसीम दर तकसीम होता है, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। जब वायरस पहली दफ़ा हमारे नाक या गले के जरिए अंदर दाखिल होगा तो ये फिर हमारे जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर होते हैं एंजाइम या रिसेप्टर, जिसको हम कहते हैं ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर, उन पे जोड़ के इसकी स्पाइक प्रोटीन फिर ये अंदर चला जाता है। वहां पे इसका जेनेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर ये सलाहियत है कि ये तकसीम दर तकसीम होकर अपने जैसे बहुत सारे छोटे छोटे वायरसेस बनाता है, जिसको हम विरियॉन्स कहते हैं। अब वो विरियॉन्स जब बहुत ज्यादा तादाद में हो जाते हैं तो वो सेल्स को ब्रेक करके बाहर निकलते हैं और फिर अपनी तादाद को फिर और मजीद इस तरह बढ़ाते हैं। तो ये जो एंटीसाइकोटिक्स होती हैं दवाइयां, इनके अंदर एक सलाहियत होती है कि ये एक हद तक एंटीवायरल के तौर पे भी काम करते हैं और उस रेप्लिकेशन के अमल को ये ब्रेक करती हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो मैं सारा कुछ बता रहा हूं एंटीसाइकोटिक्स के बारे में, ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं, ये वो रिपोर्ट्स हैं जो दुनिया में शाया हुई हैं। और मैं जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे देता हूं ताकि आप में से जो दोस्त इस स्टडी को पढ़ना चाहें तो वो जरूर पढ़ लें, क्योंकि हमारे घरों में बहुत सारे वो मरीज होते हैं, हमारे मुआशरे में बहुत सारी फैमिलीज के अंदर वो लोग होते हैं जो एंटीसाइकोटिक्स पे होते हैं। जहनी तौर पे बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहनी बीमारी को बीमारी ना समझना या जहनी बीमार लोगों को बुरी नजर से देखना उससे कहीं बड़ी बीमारी है। इसलिए अगर कोई शख्स एंटीसाइकोटिक्स पे है तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बल्कि उसको हमारी और इस मुआशरे की सपोर्ट की और मदद की जरूरत है इस बात को समझने के लिए कि मेंटल डिसऑर्डर्स बुनियादी तौर पे शुगर, निमोनिया या इस तरह की दूसरी बीमारियों की तरह एक बीमारी है। इसलिए हमें इसको कोई स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए, इसको कोई
ऐसी हमें बदनामी का बाइस नहीं बनना चाहिए कि जैसे हम कह देते हैं दिमागी मरीज है ये शख्स, किसी से बहस हो रही है तो हम कह देते हैं ये तो शख्स दिमागी मरीज है, यानी हमने इसके साथ अटैच कर दी है नेगेटिव फीलिंग। जबकि जो दिमागी मरीज होते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं और खासतौर पे सीवियर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, उनको उसी तरीके से तवज्जो और इलाज की जरूरत है जिस तरह शुगर के मरीज को जरूरत है, जिस तरह ब्लड प्रेशर के मरीज को जरूरत है, जिस तरह टीबी के मरीज को जरूरत है। ये हमारे समझने की बात है। तो दोस्तों ये बड़ी अहम स्टडी थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूं। आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जब तक लाहौर में खास तौर पे या पाकिस्तान में, शायद मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि इंटरनेट बाकी पाकिस्तान में कैसा बंद है कि नहीं, लेकिन लाहौर में तो 0 पे इस वक्त इंटरनेट की सर्विसेज हैं पिछले 3 दिन से। जब तक इंटरनेट बहाल नहीं होता, अगर आप दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, जो मैं अक्सर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहा हूं, और मेरी तरफ से जवाब नहीं आता, तो मैं आपसे पहले ही माजरत खा हूं, क्योंकि मैं खुद आप दोस्तों की तरह वेट कर रहा हूं कि ये सर्विसेज बहाल हों, ताकि वो लोग जिनको कोरोना से को लेके किसी तरह की मदद दरकार है या कोई गाइडेंस दरकार है, तो मैं उनके लिए हाजिर हूं। दोस्तों आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।